आप अगली बार मौका दीजिए। माननीय स्पीकर महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने की अनुमति दी और सभी सम्माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में जो सुझाव और अपने मत यहाँ रखे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उनको ये भी विश्वास देना चाहता हूँ कि आपने बताए हुए सुझाव कुछ बिल में आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, पर जो भी सुझाव आपने दिए उसके ऊपर निश्चित रूप से विभाग की ओर से विचार होगा और कार्रवाई होगी। माननीय स्पीकर महोदय, बहुत से लोगों ने विशेष रूप से राज्य सरकार के अधिकारों का कम करने की बात कही गई है। ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्वाभाविक से राज्य ने क्या करना चाहिए और केंद्र ने क्या करना चाहिए, इसको ठीक प्रकार से डिफाइन किया गया है। माननीय स्पीकर महोदय, राज्य में ऑलरेडी जो राज्य की स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कॉरपोरेशंस है उसके लिए एक्ट है और उस एक्ट के अनुसार राज्य के स्टेट ट्रांसपोर्ट को जिला स्तर पर, विभाग स्तर पर उनके राज्यों में नियम बनाने का अधिकार है और ये कॉरपोरेशन के कार्य पर भी उनका कंट्रोल है। हमारा कोई उद्देश्य स्टेट ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करने का भी नहीं है और किसी प्रकार का उसमें गतिरोध पैदा करने का भी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अच्छा चलाते हैं वो चलाए, जहाँ लॉस मेकिंग है वो राज्य सरकार चलाना चाहती है वो भी चलाए, इसके बारे में हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये जो नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है ये भी हम स्टेट गवर्नमेंट के सभी लोगों को बुलाकर, स्टेक होल्डर को बुलाकर उनसे चर्चा करने के बाद तय करेंगे। मैं इस बिल के प्रारंभ में मैंने आपको कहा है कि सभी राज्यों के 18 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो 10 पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने इस बिल को अध्ययन करके फिर हमारे पास भेजा, फिर उसके सुझाव हमने स्वीकार किए, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, जॉइंट सिलेक्शन कमेटी उन्होंने काम किया। उसके बारे में सेक्रेटरी के लेवल पर मैं खुद मीटिंग के लिए गया, वहाँ हमने हमारी बात उनको कही और सबसे विचार विनिमय करने के बाद ये बात सामने आई है। देखिए, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में नेशनल मोबिलिटी और अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट जो 2 राज्यों के बीच में, 4 राज्यों के बीच में ट्रांसपोर्ट होगा और अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के बीच में होगा, उसके लिए केवल हम अपना विचार देने वाले हैं और वो भी राज्य सरकार से सुलह लेने के बाद। जो बात आपने कही, बहुत से लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए और ये बिल्कुल सही है। इस देश में जिस प्रकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। 45,000 करोड़ का हमारा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट है और 4.5 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है और देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। पर एक तरफ, दूसरी तरफ जो गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है ये भी एक समस्या है और इसलिए एक व्यक्ति को अगर जाना है रेलवे स्टेशन तो 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर वो जाता है और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि इसके लिए उसको सस्ता हो, ताकि बहुत बार ये कहा जाता है कि आप धनवान लोगों के लिए कर रहे हैं, तो 2 व्हीलर को भी टैक्सी बनाया जाए और जो इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर है या बायोफ्यूल का 2 व्हीलर है उसको मीटर लगाकर एक आदमी को जाना है तो उसके साथ अपने बैग लेकर बैठेगा और वो गांव से कहीं भी जा सकता है। और ये व्यवस्था जो है ये मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे गांवों में, तहसील प्लेस पर जहां इस प्रकार से लोगों को जाना है उनके लिए मीटर से व्यवस्था करने का हमने सुझाव राज्य सरकार को दिया है। इसके ऊपर अगर ये सुझाव मान्य करना नहीं करना ये भी मैं तो उनको आग्रह करूंगा। अभी विशेष रूप से जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, लगभग स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत, मैं समझ रहा था कि केरल का और तमिलनाडु का प्रॉफिट में है, पर अभी सम्मानीय सदस्य ने बताया कि केरल में भी लॉस मेकिंग है। तो आज के बिग लॉस। तो अब क्या हुआ है कि ये तमिलनाडु के लॉस में है। अभी आपको जो बात सम्मानित से सुप्रिया सुळे जी ने कही, मैं समझाना चाहता हूँ, उसमें कन्फ्रंटेशन नहीं है डिपार्टमेंट में। मैं क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको, इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से आप ले लीजिए। आप बिना पैसा खर्चा करके आप लोगों के टिकट 25-30% कम करके एयर कंडीशन गाड़ियों में गरीबों को घुमा सकते हैं, ऐसा मार्ग मैंने बताया। वो मार्ग क्या है कि लंदन ट्रांसपोर्ट की जो है वहाँ 9 ऑपरेटर है, ड्राइवर उसका है और वो 9, आप लंदन में जाओ, इतना सुंदर ट्रांसपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के मदद से है।
और जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, वो गाड़ी खरीदी करेगा। और कारपोरेशन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मिनिमम 225 किलोमीटर आप डेली जाएंगे, उतना पैसा आप 225 किलोमीटर का जो पैसा होगा पर किलोमीटर वो हम आपको देंगे। अब ये आदरणीय सावंत साहब बैठे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस के लिए सहूलियत दी। एक बस नहीं हुई है सौगत राय जी, अभी दिल्ली की कारपोरेशन जो है बस की वो 1500 बसेस इलेक्ट्रिक की लेने का सोच रही है। पूना में 150 आई है। हाँ हमें बताओ, शुरुआत हुई है। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हुई है, तो बड़े प्रमाण पर शुरू, उसके लिए वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। अब ये इसमें क्या क्या देखिए, आप गरीबों के लिए हम सोच रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हम धनवानों के लिए सोच रहे हैं। डीजल की जो फ्यूल की बात यहाँ की गई, सम्मानित सदस्य ने कहा, आपने कहा कि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे समस्या है और इनका पूरी परिवार 1929 से ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहा है और उनने अपना अनुभव कहा कि फ्यूल कॉस्ट बढ़ी है। अब हमने इस पर मार्ग क्या निकाला है कि एक गाड़ी जो डीजल पे चलती है मुंबई में बेस्ट, उसकी कॉस्ट 115 रुपये पर किलोमीटर है। फिर जो इथेनॉल पे चल रही है उसकी 69 रुपीज पर किलोमीटर है और जो इलेक्ट्रिक पर आई है उसकी कॉस्ट 50 रुपये पर किलोमीटर है टेंडर में। अब मुझे बताओ कि 225 किलोमीटर के लिए आप 115 रुपये के हिसाब से पर किलोमीटर पैसा दोगे तो कितना होगा और 50 रुपये दोगे तो कितना होगा। 50 रुपये में एयर कंडीशन लग्जरी गाड़ी में गरीब बैठेगा, टिकट रेट 25 से 30% कम होंगे और उसको कंफर्ट्स प्राप्त होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्यूल या डीजल से सस्ता है। और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ की बस है, तो ये फ्यूल कॉस्ट कम है और बस की कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है और इसीलिए सम्माननीय हेवी इंडस्ट्रीज मंत्री जी ने इसके ऊपर सब्सिडी दी है और इसलिए वो सब्सिडी मिलकर उसकी कॉस्ट कम होगी। और जैसे नंबर बढ़ेगा, जैसे मोबाइल फोन पहले आया तो 1.5 लाख का 1.25 लाख का मिलता था, अब 8,000 रुपये में मिल रहा, 1,500 रुपये में आ रहा है। जब नंबर ऑफ व्हीकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होंगे, कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट कम होगी तो उसका फायदा आप सबको, हम सबको मिलेगा। और इसलिए नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, इसके बारे में स्वाभाविक रूप से जैसे आपने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, सौगत राय जी, मैं आपको जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने भी बहुत सी बातें देश में कही और मैं भी कह रहा हूं, यानी आपकी भाषा में हम लोग सपने दिखा रहे हैं, पर मैं एक बात याद रखता हूं कि सपने दिखाने के बाद अगर वो पूरे नहीं होंगे तो जनता उनको बदल देती है, पर दिखाए हुए सपनों को जो पूरे करते हैं उसको जनता फिर से चुन कर देती है। और इसलिए मैं आपको कहूंगा, आमंत्रित करूंगा, आप बोले कहाँ है क्रूज? मुंबई में आज 3 साल में 850 क्रूज आने वाले, क्रूज टर्मिनल बन रहा है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक टर्मिनल बन रहा है, कलकत्ता में, हल्दिया में भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये आपको आज मैं आमंत्रित करूंगा कि आप मुंबई से गोवा क्रूज शुरू हुआ है आंग्रिया करके, कोचीन में भी आता है, कोचीन में भी क्रूज जाता है, मैंगलोर में भी जाता है, इंटरनेशनल क्रूज आ रहे हैं। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई का एस्टीमेट है कि अभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रूज बनने के बाद 850 क्रूज आएंगे और एक एक क्रूज में 4-4 हजार लोग आएंगे। अब गंगा में जलमार्ग शुरू हुआ, आपको जरूर आपने कहा है कि अभी इलाहाबाद से कलकत्ता तक आप बोट में बैठकर जा सकोगे, ऐसा रोड अभी जलमार्ग पूरा हुआ है। और अब यमुना में दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा और आगरा से इटावा होकर इलाहाबाद तक का, ये भी 12,000 करोड़ का डीपीआर बनाकर वर्ल्ड बैंक को दिया गया है। अगर ये हो जाएगा तो आप दिल्ली से बैठकर पानी में कलकत्ता तक जा सकते हो। आज इलाहाबाद से कलकत्ता हल्दिया जलमार्ग का काम पूरा इसी सरकार ने किया है। मुझे लोग पूछते थे कि ये सपने दिखा रहे हो, गंगा में क्या होगा? 280 लाख टन के माल की ढुलाई इस साल हो रही है और इससे सस्ता होगा, उसका फ्यूल हमने बदला है। आपके हल्दिया, सौगत राय जी, आज मुझे बताइए, आपके बंगाल के ही उद्योगपति, मैं पॉलिटिकल टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, 5 स्टार 7 स्टार क्रूज चल रहे हैं। और ये एक बात जरूर है कि शुरुआत के समय में जब कोई कहता है, अभी मैं बोला था पहले
कि वे पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज आएगा, तो आधे लोगों ने हंस दिया, ये कैसा हवाई जहाज है, पानी पे कैसे उतरेगा, ये मंत्री क्या सपना दिखा रहा है। मैं खुद बैठा, ये हमारे उस समय टीआरएस के मंत्री थे एविएशन के, उनको लेकर मुंबई के समुद्र में बैठा, 2 बार उतरा, 2 बार ऊपर उड़ा, फिर ट्रायल ली। फिर प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन किया कि तुमने देखा है वो, मुझे भेजो, मुझे देखना है। तो मुझे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि आप ये कैसे कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी को डबल इंजन का ही चाहिए, ये नियम है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि ऐसे ऐसे नियम है, तो ये अड़चन है। बोले नहीं, मुझे ये देखना ही है। फिर अहमदाबाद भेजा, फ्लोटिंग जेटी बनी, और वहां प्रधानमंत्री पानी पे उतरे भी, गए भी, आए भी, आपने देखा। तो ये कोई हम लोग सपना नहीं दिखाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी और मेरे तरफ से और सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि विपक्ष के नाते हमने किए हुए डिक्लेरेशन, हमने की हुई घोषणाएं जो पूरी नहीं की है, उसके बारे में हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने का आपका संवैधानिक अधिकार है, और आप जरूर वो करिए और हमारे ध्यान में ला के दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। पर हम देश की जनता के साथ और आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बात हम पूरी नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आपको विश्वास में बताना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चेंज हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी मुझे बताइए, हमारे अर्जुन मेघवाल जी बैठे, मेरे साथ स्टेट मंत्री थे, डॉफल मेयर करके, मैं जब डावोस गया था तो डॉफल मेयर करके जो कंपनी है, उनके पास 28 टाइप की टेक्नोलॉजी थी। मैंने पूरा प्रेजेंट है, मैं इंडिया में वापस आया, मैंने एनएचआई के अधिकारियों को कहा कि ये करो करो करो, बोले हमारा मैंडेट नहीं, हमारा मैंने एक दिन मैंने कहा तुम मत करो, बाजू हटो। मैंने वैपकॉस को बुलाया, वो मेरे मिनिस्ट्री के अंदर थे, बोला तुम कर सकते हो, बोले कर सकते। वैपकॉस का उनका एग्रीमेंट करा दिया। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 260 लोग बैठते हैं, और वो टेक्नोलॉजी आई है, ये चंडीगढ़ के लिए वगैरह बहुत अच्छी है। मैंने एलजी गवर्नर साहब को भी उनको उस दिन प्रेजेंटेशन के लिए भेजा था, और वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया करके होगी, अभी तक शुरू नहीं हुआ। हाँ नहीं सर, ये हवा में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी है, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, स्काई बस। और आपको सौगत राय जी आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप तो अभी यही है, मैंने हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में, यहां से 3 मिनट के अंतर पर है, एक बाजू में पार्किंग प्लाजा बना है 7 मंजिलों का। गाड़ी लिफ्ट में जाती है और 7 मंजिले में ऊपर जाके नंबर पे जाती है, नंबर 2 गाड़ी उतरती है, गाड़ी चढ़ती है। मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि इसके लिए इतनी कठिनाई आई, इतने परमिशन ली, पार्लियामेंट के बाजू में है वो, अब वो चालू, आप देखने के लिए एक बार आइए। और सबसे अच्छी बात, उसके ऊपर के फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट बनाया, और मुंबई से शेफ लाए, पानी पूरी, पाव भाजी, जिसको खाना है। तो आप एक बार, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझे बताइए, अब आप वड़ा पाव खाइए, और इतना, अभी आपको एक सैंपल बना, आपको भी मैं पूरे सभागृह के सभी सदस्यों को आमंत्रित करता हूं। अब आप देखिए, ये लिफ्ट, कार की लिफ्ट की टेक्नोलॉजी आई, जो इटली से आई है, आप खुश होंगे। तो ये टेक्नोलॉजी आई, तो केरल के सरकार ने 14 पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए NHIDCL को जो टेक्नोलॉजी हमने लाई, उसके लिए ऑर्डर दिए। अब 28 ऑर्डर हमारे पास आए कि पार्किंग सिस्टम बनाओ। आपने सबने पार्किंग का उल्लेख किया, कम जगह में 200-250 गाड़ियां पार्क हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी आई। अब ये NHIDCL को केरल की सरकार ने क्यों बुलाया, केरल के सरकार ने 14 प्रोजेक्ट क्यों दिए, ऐसे सभी राज्यों के बोल रहे हैं। अब उनको नया गेटवे ओपन हो गया, अब नई टेक्नोलॉजी का उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया। तो ये सब करने के लिए राज्य सरकार को टेक्नोलॉजी अवेलेबल करके देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं आपको बताता हूं कि इन सब बातों के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। हमारे पास पैसा नहीं है, न राज्य सरकार के पास पैसा है, न केंद्र सरकार के पास पैसा है। ये पैसा लाने के लिए कैपिटल कॉस्ट विथ लो इंटरेस्ट, मैं MSME का मंत्री हूं, अभी वर्ल्ड बैंक के साथ, KFW के साथ
एडीबी के साथ मैंने उनकी क्रेडिट लाइन प्राप्त की है छोटे छोटे उद्योगों के लिए, ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो। हमारा 10% 11% है, हमारे छोटे लोगों को क्यों नहीं 6-7% तक लोन मिल जाए। तो ये गरीबों के लिए सोच रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और देश के विकास के लिए ये सब लाना, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही सरकार की भूमिका है। तो मुझे आपको यही कहना है कि हम कोई स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार इसमें नहीं लेंगे। मैं विशेष रूप से आपको फिर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बंद होने के बाद अगर एक स्टेट कहता है, केरल, कि हमको नहीं करना है तो मत करो, आपको जबरदस्ती नहीं। पर कल अगर महाराष्ट्र कहता है हमको करना है तो भाई करो, दिस इज ए सिस्टम, हम आपको मदद करेंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है। पर इतनी टेक्नोलॉजी क्या एक एक राज्य ला सकता है क्या? और एक एक राज्य से टेक्नोलॉजी वाला अलग पैसा लेगा, इसके बजाय एक ही ने टेक्नोलॉजी का पैसा दिया, उसको इंडियनाइज किया और पूरी तरह से मेक इन इंडिया करा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया किया, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो राज्यों में सस्ता मिलेगी। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके पीछे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आमूलाग्र परिवर्तन करना, ये इसके पीछे कोशिश है। जो दूसरी बात, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर आप कभी एक बार चर्चा रखिए। मैं तो अभी स्पीकर साहब को एक बार प्रार्थना करूंगा कि सर ये नॉलेज ये सबको मिलना चाहिए, ये हमारे देश का, यही आप सब लोग मालिक हैं, हम तो सेवक हैं, लोगों ने चुनकर दिया है। सर ये एक बार ये जो आपने टीवी बनाया, सर एक आधे दिन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को भी कभी ना कभी आकर इसका प्रेजेंटेशन करने के लिए दीजिए। सर ये आप सब देख लेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अभी हिमाचल प्रदेश ने 14 प्रोजेक्ट दिए उनको, वेबकॉस को, उत्तराखंड ने दिए, कश्मीर में बात चल रही है, अब टेक्नोलॉजी आई है, एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है। अब जो मुझे बताइए, वेबकॉस 100% ओन बाय भारत सरकार, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी आई, और मैंने उनको कहा कि टेक्नोलॉजी लाने के बाद उनका इंपोर्ट जो मटेरियल है वो मिनिमम होना चाहिए, सब इंडिया में बनाओ, और इंडिया में बनाने से उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 50% कम हो जाएगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, हमारे पार्टी ने जब मारुति गाड़ी आई थी, जो मारुति को कन्वर्ट किया गया तो बहुत छोटा था, बहुत टीका टिप्पणियां उस समय हुई थी, पर मारुति, जापान की एक गाड़ी सुजुकी ने मारुति लाई, उससे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य बदल गया, नए नए टेक्नोलॉजी आई, और आज इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की हुई है, 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई। और मैं जब पोर्ट का मंत्री था, आप भी देखिए, टुटीकोरिन, मुंबई पोर्ट, आप सब जगह जाकर देखिए, कांडला, ट्रक, बसेस लाइन से खड़ी और जहाज में जा रही है। हमारे देश में गाड़ियां आती नहीं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये देश के लिए आवश्यक नहीं है? क्या इससे नए रोजगार निर्माण नहीं होंगे? और अगर कल ऐसा होगा कि नई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे तो बाकी देशों के लिए हम, अभी सैटेलाइट हम करते हैं, पहले हम सैटेलाइट नहीं बनाते थे, अब सैटेलाइट हम बनाने लगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे चीप सैटेलाइट हमारा है, तो लोग हमसे लेने लगे। तो मेरा कहना, ये पॉलिसी नेशनल लेवल पर होगी, टेक्नोलॉजी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, लो कॉस्ट कैपिटल कास्ट की, और इसके साथ इसके ऊपर अगर कोई अभी ये एक राज्य है जहाँ टप में बैठकर लोग चलते हैं, वो बोलेंगे नहीं, हमको नया कुछ लेना नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक वाली नहीं होना, धुआं छोड़ने वाली डीजल की गाड़ियां चलेगी, हमको टिकट रेट कम नहीं करना है, हमारे लोग टप पर ही बैठेंगे और खुली हवा का ऑक्सीजन लेंगे। आप हमें कुछ मत कहिए, हम कहेंगे भाई तुम्हारा चलने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, रविशंकर प्रसाद जी बराबर है अगर आप नया चाहते पटना में तो देंगे, नहीं चाहते तो जो चलना है वो चलने दो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है ये बिल्कुल किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब ये डीलर वाली बात आप लिखिए, देखिए नियम क्या है कि अगर नई गाड़ी आप खरीदती है तो डीलर के यहाँ से ट्रक में स्कूटर को रखकर आरटीओ ऑफिस में ले जाना, फिर वो आके देखेगा कि ये गाड़ी ठीक है कि नहीं है। अब मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि नई गाड़ी खरीदने के बाद आरटीओ उसमें क्या चेकिंग करेगा, ना मशीन है ना कुछ है, देखता है आंखों से केवल। तो वो गाड़ी ट्रक में डाल के वहां ले जाना, और ले जाने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करके नंबर देगा और गाड़ी वापस फिर डीलर के पास आएगी और फिर गाड़ी कंज्यूमर को मिलती है। अब सच्चाई क्या मैं आपको बताता हूँ,
आप में से तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति है। अगर मैं गलत होगा तो मुझे बताओ, क्या आपके डीलर आप खरीदते वो गाड़ी ट्रक में रखकर आरटीओ ऑफिस में ले जाते हैं क्या? पूरे देश में नहीं ले जाते। और इसके कारण क्या हुआ कि वो डीलर को न ले जाने के कारण वो नियम भंग करता है, उसके लिए उसको चार्ज देना पड़ता है डीलर को, तभी आरटीओ ठप्पा मारता है। क्या ये पद्धति बंद नहीं होनी चाहिए? रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट, कितना पैसा लेना स्टेट गवर्नमेंट, सब अधिकार आपका, रजिस्टरिंग अथॉरिटी आप ही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं। केवल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी जो गाड़ी मालक पर थी वो जिम्मेदारी डीलर पर दी है कि तुम जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करके उतना करो। अब ये पहले गाड़ी मालक की थी, वो उसको दिया है। इससे आरटीओ ऑफिस ही तय करेगा, नंबर भी देगा, पैसा वही लेगा जितना लेना है उतना उस स्टेट में। कोई मुझे बताइए इसमें कौन से राज्य का रेवेन्यू लॉस है? अगर आप कहेंगे कि इस पर इतना % टैक्स लगाओ, ये कीमत है, इतना टैक्स लगेगा, वो आपके अकाउंट में ऑनलाइन सिस्टम से जमा हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि आपका पैसा लेने का अधिकार आपका, कितना टैक्स लगाने का है, अकाउंट में जमा होगा आपके उसी समय, ट्रांसफर भी नहीं कोई आपके अकाउंट में जमा होगा। नंबर देने का अधिकार राज्य का। अब मुझे बताइए कि ये सिस्टम में केवल ये गाड़ी लेकर जो बीच में चल रहा है, इसको केवल स्टॉप किया है, इसमें हमने कौन सा अधिकार लिया है और कौन सा भारत सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है? और 18 ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने और 10 पार्टियों के लोगों ने जब इस सब बातों को स्वीकार किया तब दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें आप जरूर सहयोग करिए। जो रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की गई वो बिल्कुल सही है, और तमिलनाडु का 29% है, बहुत अच्छा काम किया। और तमिलनाडु ने जो वहाँ के पुलिस अधिकारी डीजी ने जो किया, एसपी के ऊपर जो नियम जिसका उल्लेख किया गया, उन सब बातों का अनुकरण देश में होना चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि जो मैं नहीं कर सका वो उन्होंने करके दिखाया, इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट्स हो सकता है? और मैं उनका अनुकरण करना चाहता हूँ। देखो, अगर एक आधा स्टेट अच्छा हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने कोई अच्छी बात की होगी तो वो बात हम स्वीकार करें, और वही किया। आपने पूछा कि ये एक्सीडेंटल स्पॉट का क्या हुआ एनएचआई का। देखिए, देश में 40% एक्सीडेंट एनएचआई पर हो रहे हैं। अब एनएचआई के 40,000 किलोमीटर नए रोड हमने बनाए, और अभी फिर से काम चालू है। मुझे लगता है 96,000 एनएचआई की रोड लिंक थी, अब 1,40,000 किलोमीटर तक लगभग हम पहुंचे हैं, जो 31 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन है। पर आप एक बात बिल्कुल सही जो आपने प्रतापराव जाधव साहब ने कही कि ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर और ये जो अथॉरिटी इंजीनियर है, अच्छा हुआ आपने कहा। अब मैं तो डिपार्टमेंट को बहुत बार कहता था, पर आज मैं यहाँ कमिट करूंगा ताकि हमारे सेक्रेटरी गैलरी में बैठे उनको लिखकर इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा। पहली बात, ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर यानी 70 साल का टोपी पहना हुआ कोई व्यक्ति आता है, वो कितने बड़े रोड पर कहाँ जाता है रिटायर्ड आदमी मुझे ही मालूम नहीं। ये प्रथा बहुत गलत है। मैं आज घोषणा करता हूं कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इंजीनियर की जो प्रथा है वो बंद करेंगे, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो 200-400-500 कंपनियों को जिम्मेदारी देंगे, जिनमें सॉइल स्टेबिलाइज करने वाला तो उसका भी एक्सपर्ट होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी एक्सपर्ट उस कंपनी में होगा, ट्रैफिक का बारे में, रोड एक्सीडेंट के बारे में जानने वाला भी होगा, और उस कंपनी को उतना ही चार्ज मिलेगा और वो पूरा रोड चेकिंग करेगा ताकि इसके बाद दिक्कतें नहीं आएगी। जो आपने ब्लैक स्पॉट्स का कहा था, उसमें टोटल 789 ब्लैक स्पॉट एनएचआई पर फर्स्ट फेज में आइडेंटिफाई हुए थे। उसमें से 650 ब्लैक स्पॉट्स ऑन नेशनल हाईवे थे, और उसमें से 362 ऑलरेडी रेक्टिफाई हुए। 230 जो है वो उसके काम अवार्ड हो गए और प्रोग्रेस में है, और 44 जो है 41 वो बीडिंग स्टेज पर है, और 17 स्पॉट लेने के बाकी है। अब ये करने के बाद फिर ध्यान में आया कि ये संख्या आ गई 14,000 से ऊपर, और इसका कारण कोई नहीं है, रोड इंजीनियर कारणीभूत है। डीपीआर गलत बनाते, हर डीपीआर गलत बनता है। ये बैठे कॉन्ट्रैक्टर है आंध्र तेलंगाना के मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेरी बात को समझ लेंगे। ये सब डीपीआर बनाने वाले जो है वो जिम्मेदार है, और इसलिए अभी हमने 14,000 करोड़ की प्रोविजन की। और उस दिन जब मैंने प्रेजेंट किया तब मैंने आपको बताया था, अभी देश में 14,000 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए। उसमें केवल नेशनल हाईवे के नहीं है, स्टेट हाईवे के हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड के हैं, म्यूनिसिपल रोड के हैं,
और सभी स्पॉट को आइडेंटिफाई करके हमने वर्ल्ड बैंक, एडीबी को ये प्रपोजल दिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिकमेंड किया। 7,000 करोड़ एडीबी ने अप्रूवल कर दिया, प्रिंसिपली पत्र दे दिया, और 7,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से भी चर्चा उन्होंने भी दिया। ये 14,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करके, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि आपके पास 380 करोड़ का फंड है और ये काम कैसे होगा। तो एक तो मिनिस्ट्री का फंड है, ये एनएचआई ने काम किया, जो मैंने आपको बताया 789 स्पॉट का, वो अलग है। और ये अब स्टेट से लेकर शहर के लेकर ये जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी का लोन है, उससे 14,000 करोड़ लाकर ये काम की शुरुआत कर रहे हैं, ताकि इस देश में एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु ना हो। और सबसे दुखद बात कोई है तो 18 से 35 वयोगट के जवान लड़के और लड़कियां 65% इसमें मर रहे हैं। ये देश की जनरेशन, भविष्य की जनरेशन है, और इसीलिए इन सब बातों को संवेदनशीलता के साथ, आपके सहयोग के साथ आगे लेकर जाना है। जहां तक आपने बाकी जो बातें बताई हुई है, उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में भी हम लोग आगे जा रहे हैं। इसके साथ साथ इस बिल पर विशेष रूप से रोड सेफ्टी के बारे में आपने सबने विचार रखे, और इसमें सुधार करने के लिए जितने आपने सुझाव दिए, मैं सबका उल्लेख इसमें नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने सब नोटिंग किया हुआ है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के बारे में मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अभी एक बात ये भी है कि 8वीं पास को आपने क्या, तो एजुकेशन क्यों नहीं इनकरेज कर रहे हैं। मेरे सामने समस्या ये आई बहन जी कि जो 8वीं पास नहीं थे, उन ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ही रिन्यू नहीं हो रहा, और ऐसे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये तो आपने बेरोजगार कर दिया, आपने कंडीशन डाल दी। और तो मैंने कहा ठीक है, ये हम लोग एग्जाम करेंगे। हमने इसको एग्जाम किया, ऑर्डर भी अभी लॉ से लेकर निकला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट देने का भी अधिकार उनको देने की बात कर रहे हैं, और ड्राइविंग ट्रेनिंग होगा, वीडियो कैमरे में कंप्यूटर परीक्षा लेगा, और उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। कंप्यूटर येस और नो कहेगा, अगर हरा लाइट लगता है तो पास हुआ, लाल लाइट अगर लगा, अगर मैं भी चलाऊंगा और लगा तो मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता। सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटराइज है और वीडियो के साथ, कैमरे के साथ जुड़ी हुई है। अब मुझे बताइए कि हम ट्रेनिंग स्कूल में जब उसको लाएंगे, 22 लाख ड्राइवर की कमी है, तो नॉन मैट्रिक भी होगा तो उसको सिखाएंगे ना जी हम, मैनर्स, एटिकेट, बोर्ड कैसे पढ़ना, ड्राइविंग के लिए क्या क्या चिंता करना, ये भी कर रहे हैं। अब सब बहुत से लोगों ने कहा कि दारू पीकर ड्राइविंग करते हैं। एक अल्कोहल लॉक का प्रेजेंटेशन मुझे हुआ, आपके सुझाव पर मैं वो रिकमेंड करूंगा, अगर कोई दारू पीकर स्टीयरिंग व्हील पर बैठता है तो गाड़ी चालू नहीं होगी, वो जो वो उसमें जाएगा तो इंजन चालू नहीं होगा। ये नए नए रिसर्च हुए, नए नए इनोवेशंस आए हैं, और मुझे लगता है कि ये सब करने से हम लोग मरने वाले लोगों की संख्या कम कर सकते हैं। और इसलिए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो मुझे आपसे कहना है कि जो बड़े शहर है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ये छोड़ दो, पर जो बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, रूरल एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, सर ये मैं देख चुका हूं, ये स्मेल से बंद होता है वो, उसके ऊपर भी कार्रवाई के प्रावधान है। और इसलिए आने वाले समय में, जैसे अभी आप बेल्ट लगाते हैं, एक नया आया कि जो बेल्ट नहीं लगाएगा तुरंत सायरन बजेगा, 120 किलोमीटर के बाद सायरन बजेगा, ज्यादा ओवर स्पीड हो रही तो। बाद में बेल्ट नहीं लगाया तो पुलिस के हेडक्वार्टर में गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का नाम से कंप्लेन हो जाएगी, फलाना ड्राइवर इस समय बेल्ट नहीं पहना है उसने, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन जो आएगा, ये निश्चित रूप से हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार करेगा। आपने जो भी बात कही है, वो सब बातों को मैंने विशेष रूप से उसका नोटिंग किया हुआ है। जो कर लेंगे बात, सर उसके लिए भी तो कुछ प्रावधान करें। वो सीआरपीसी में जाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाता है, वो मेरे डिपार्टमेंट के अधिकार में नहीं है, तो उसके लिए आप जो लेते हैं कि 8 किलोमीटर पार्टी या रोड बनाते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि डीपीआर डिफेक्टिव है। आप
ब्राजीलिया डिक्लेरेशन में ये सिग्नेचर करके आए हैं कि 2050 के अंदर हमारे जो रोड में जो मौत होता है वह आधा कर लेंगे। लेकिन आपका रोड बढ़ते हैं, मान लीजिए कि 50 रोड बढ़ते हैं, जैसे कि 39% आपका ग्रोथ होता है नेटवर्क की, और जहां व्हीकल्स की ग्रोथ होता है 159% की। एनएच से 2% एनएच आपका हिस्सा है, उसमें सबसे ज्यादा मौत होते हैं, 28 से 40% मौत होते हैं। तो एनएच से आपकी दफ्तर के अंदर है, एनएच आपकी रख रखाव में है, तो इसमें इतना अगर मौत हो, रोजाना 400 लोगों की मौत हो, और आप यहाँ कहे कि हम सब ठीक कर लेंगे, हम कैसे मानेंगे? आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कही है। पिछले दिन भी मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो रॉ मटेरियल्स वो हिंदुस्तान में नहीं है, आप कैसे इतने सारे माननीय मंत्री जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंतजाम करोगे? माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है, कोई भी सदस्य माननीय आपसे बीच में क्लेरिफिकेशन मांग रहा तो भी मत दें आप। अच्छा सर, मैं माननीय सदस्य प्लीज, आप माननीय सदस्य। मैं सम्मानीय सदस्यों का सम्मान करता हूं और जो भी बात उनने कही उसका जवाब भी दूंगा, और मैं बहुत खुले रूप से आपको क्लियर बताता हूं। ब्राजील में मैं ये कमिट करके आया था कि हम 50% कम करेंगे, और मैं आपके सामने ये बता चुका हूं और अभी भी स्पष्ट रूप से कह चुका हूं, 3.5-4% कमी हुआ है। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट जिसने 29% किया है, और मैंने ये भी कहा कि मैं तमिलनाडु का अनुकरण करूंगा, और ये भी मैंने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि मैं मेरे टारगेट को पूरा नहीं कर सका। और क्यों नहीं कर सका, अब मैं दोष नहीं देता। 1 साल मेरा बिल वहां राज्यसभा में अटकता रहा, मैं हर आदमी को अपना इंटरव्यू देते हुए घूमता रहा कि ये दे दो, आपके पास भी आया, फिर भी मैं जिम्मेदारी मेरे ऊपर लेता हूं। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये अधिकार आज ये बिल पास होने के बाद, मेरे पास आने के बाद, निश्चित रूप से आने वाले 4 साल 5 साल मेरे पास है, इसमें से निश्चित रूप से एक्सीडेंट की कमी होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आप जो बात कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं, इसलिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था। क्यों नहीं बढ़ाया गया? इतने पूरे यूपीए के 10 साल में बढ़ाया नहीं गया। आपने बढ़ाई की तारीफ करता हूँ सर, अब सर ये बात सच है। स्पीकर महोदय, देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है। 52 लाख किलोमीटर के देश में रोड है, उसमें से नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर यानी 2%, और उसमें देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पे चलता है। मौत भी 28% होते हैं। सर बता रहा हूं सर, इसीलिए अभी नेशनल हाईवे को 1,47,000 किलोमीटर तक लेके गए और 40,000 किलोमीटर नया कंस्ट्रक्शन पूरा किया, और इसके आने वाले समय में हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम नेशनल हाईवे की लेंथ दुगनी करेंगे। और इसलिए मैं आपको बताऊं, अब ये भारतमाला क्या है, ये अभी सम्मान्य सदस्य बोल रहे थे, ये राजस्थान की बॉर्डर है जहां पाकिस्तान से लगी हुई, वहां कोई रोड का पता नहीं, वहां हम पूरे रोड बना रहे हैं। 17 जगह ऐसी देश में है कि रोड कम एयर स्ट्रिप होगी, और ये सब रिवोल्यूशन हो रहा है। इसमें कुछ बन भी गए, ये हवाई जहाज भी उतर सकेगा वहां, क्योंकि 200 लेकिन 2% रोड आपका है और 28% मौत का आप ठेकेदार हैं। सर आप 2% रोड सर मैं और 28% मौत का मालिक है। पहली बात तो ऐसी है कि मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि नेशनल हाईवे के इंजीनियर्स ने जो डिजाइन बनाए हैं वो फॉल्ट है, केवल ड्राइवरों का दोष नहीं है। जो 786 ब्लैक स्पॉट्स निकाले गए, ये सुधारने का कार्य हमने किया है, और अभी हमने जो ब्लैक स्पॉट्स के लिए 14,000 करोड़ लाए, उसमें केवल हमारे डिफेक्टिव ऐसा नहीं है, स्टेट के भी है, डिस्ट्रिक्ट रोड के भी है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी है। मैं इसको किसी को दोष नहीं देता, और आप अगर कहेंगे तो मैं तो मॉरली जिम्मेदार हूं। आप जो कह रहे कि ये बात को रोकना मेरा काम है, और इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगले 5 साल में जिस प्रकार के सुधार हो रहे हैं, जिस प्रकार के ब्लैक स्पॉट इंप्रूव हो रहे हैं, 22 तो ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन हुआ ट्रैफिक का। अभी दिल्ली मुंबई नया रोड बन रहा है, ग्रीन है, ऐसे 22 एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। ये सब बन जाएंगे तो ट्रैफिक का डाइवर्सिफिकेशन होगा,
जो आपने कहा कि गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, वो ट्रैफिक निश्चित रूप से अभी दिल्ली का उदाहरण लीजिए। दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, हर गाड़ी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाने के लिए दिल्ली के बीच में से जाती थी। आप मुझे बताइए, दिल्ली का रिंग रोड सुप्रीम कोर्ट में गया, राज्यों ने पैसे नहीं दिए, हमने पूरा रिंग रोड बनाया, दिल्ली का 29% पोल्यूशन कम हुआ और दिल्ली में 60,000 ट्रक रोज आना कम हुआ और दिल्ली के बाहर से बाहर ट्रैफिक जा रहा है। और मेरे डिपार्टमेंट की ओर से 50,000 करोड़ के काम दिल्ली में हो रहे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे 10,000 करोड़ का है। आपको बताओ, ये धौला कुआं का ट्रैफिक जाम था, उसका काम अभी पूरा हो रहा है। सब हमने आइडेंटिफाई किए, पर यह काम को थोड़ा बहुत समय लगेगा और इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि नई टेक्नोलॉजी को लाना, ट्रांसपोर्ट के हमारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करना, ई गवर्नेंस के साथ जोड़ना, रेड टेपिज्म और करप्शन को हटाना, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में नए नए इनोवेशंस को लाना, उसकी सुरक्षा की चिंता करना, रोड सेफ्टी के बारे में कड़क प्रावधान रखना ताकि उसका पालन हो। हेलमेट भी अभी हमने तय किया, आपने रखा कि कोई भी रास्ते पर हेलमेट बेच रहा है, उसके भी स्टैंडर्ड तय किए गए। अब लाइट वेट हेलमेट बट स्टैंडर्ड अच्छा, ऐसा भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज में नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन, नए रिसर्च के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आमूलाग्र परिवर्तन हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सिवा पर्याय नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी यही ऑप्शन है। उसके लिए मैंने कहा कि कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आई। अब मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वी आर इन प्रोसेस। ये एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, पर परिवर्तन के जो बातें हम कह रहे हैं आज भले आपको सपने लगेंगे, पर यह शुरुआत है और शुरुआत में भी ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है कि हमने कहा और किया नहीं है। 5 साल तो हम भी राज कर चुके हैं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कुछ इसको आने के लिए कुछ समय लगेगा और मैं आपके मार्फत राज्य सरकारों को आह्वान करूंगा। अभी चेक पोस्ट है आरटीओ के, टेक्नोलॉजी बदल गई है, मोबाइल पर आप चेक कर सकते हो, कैमरे लग गए हैं, सैटेलाइट से जीपीएस सिस्टम आई है। अब आप काय के लिए ये पोस्ट रख रहे हो? मैं आपके द्वारा सभी राज्य सरकार को और आप सभी पार्टी के लोगों को सबको आह्वान करता हूं कि हम सब लोग मिलकर ये जो रोड सेफ्टी की बात है, लोगों की जान बचाने के लिए सहयोग करें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट सब मिलकर मदद करें। दूसरी बात, जो नया टेक्नोलॉजी आ रही उसके लिए मदद करें। और मेरा विश्वास है कि अगर हम सब लोग मिलकर, ये केवल मैं अकेला नहीं कर सकता, केवल मेरा डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, राज्य सरकार के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम उनके किसी भी अधिकार को हाथ में नहीं लेंगे, हम उनके काम को और आसान करने के लिए मदद करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी की मदद करेंगे, उनको कैपिटल रेस करने के लिए मदद करेंगे, नए नए इलेक्ट्रिक बसेस, बायोफ्यूल बसेस लाए उसके लिए मदद करेंगे। मैं पूना में गया था, ये सुप्रिया जी हाथ ऊपर कर रही, मैं पीछे पड़ा कमिश्नर के इलेक्ट्रिक बस लो, अब उन्होंने 150 बसेस ली। अब पूरे देश में ये आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है। और जब लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं, कल मुझे ऐसे भी इंडियन साइंटिस्ट इतने होशियार है कि उन्होंने लिथियम आयन के भी अल्टरनेटिव ढूंढ लिए, अब अलग अलग प्रकार से उसका भी बहुत सस्ता कर दिया। तो मेरा एक ही आपको कहना है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च पर हमारी बहुत बड़ी क्षमता है। रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम दुनिया के आगे जा सकते, इतनी ताकत हमारे पास है। हम इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं और आप सबके सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से।